वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। पीछे के लेक्चर आप सभी ने देख ही लिए होंगे। आशा है कि आप सभी को वो लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे के जो लेक्चर्स होंगे या जो भी विषय होंगे, हम ऐसे ही उन विषयों को जारी रखेंगे। आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि जो भी आप वीडियो देख रहे होती हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें उसके बारे में चर्चा करके बताएं कि वीडियो कैसा था, उसके अंदर क्या खामियां रहीं या फिर आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जरूरत समझें, क्योंकि हो सकता है कि जो वीडियो आपके पास आपके यूट्यूब पेज पर आया है वो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन जिन बच्चों के पास, जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है इन भारी भरकम कोचिंग क्लासेस में जाने का, उनको अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ कार्य करने होते हैं, तो वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, या फिर कुछ स्टूडेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाकर को फीस अदा कर सके। तो उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है एक बहुत ही अच्छा कारगर कार्य कर सकता है। अगर आप हमारे और उन विद्यार्थियों के बीच में कड़ी का काम करेंगे तो हो सकता है किसी विद्यार्थी को अगर हमारा चैनल का साथ मिल जाए या हमें उन विद्यार्थियों को के पास पहुंचने का मौका मिले तो वो शायद अपने लिए कुछ कर सके। अन्यथा हम और आप जिंदगी के अंदर अगर ऐसे ही जी कर चले जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे एक क्लिक करने से, हमारे एक बटन को दबाने से अगर किसी के व्यक्ति को कुछ फायदा हो रहा है तो वो हमें जरूर करना चाहिए। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम जो हमारे वीडियो के ऊपर व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन वो उन्होंने अपना चैनल है जो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आप अपने YouTube के अंदर हमारे इंडियन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, उसका नाम है एटम्स। एटम्स को हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु, या अकेला एटम भी कह सकते हैं इसको। एटम के बारे में जो शुरुआत होती है वो बहुत ही प्राचीन समय से होती है। इन एंशियंट टाइम, बहुत ही प्राचीन समय में जो हमारा मैटर होता था उसके बहुत सारे उपयोग किए जाते थे, यानी इसको बहुत सारे कामों में लाया जाता था। लेकिन उसके बारे में एक सोच उभरने लग गई कि जो मैटर है वो हमें दिखता बाहर से काफी अच्छा है, हमारे बहुत से काम आता है, लेकिन इसके अंदर की जो संरचना है वो कैसी है, इसके अंदर, इस बारे में लोगों के अंदर एक ओपिनियन या फिर एक थॉट मन में आना स्टार्ट हो गया प्राचीन समय के अंदर। ठीक है, तो उस समय जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने, उसके बाद एक थॉट आया, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ को विभाज्य करके देख लिया जाए, यानी कि जो हम पदार्थ, जो मैटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ना उसको तोड़कर देख लिया जाए। अबाउट 500 बीसी, 500 बीसी के आसपास की ये बातें हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या हुआ कि पदार्थ को तोड़कर उसकी स्टडी करने के बारे में विचार आने स्टार्ट हो चुके थे। हमने जो हमारे पिछली वीडियोस है, शायद पहली वीडियो के अंदर ही हमने बताया था, हमारे जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे इंडियन, कणाद ऋषि था उनका नाम। उन्होंने कहा था द मैटर विच आर मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल नेम एज एटम। He says that matter are composed
by small particle name as एटम। उन्होंने एटम नाम नहीं दिया था, एटम तो बाद में बताया गया, उन्होंने बोला था परमाणु। उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। कणाद ऋषि ने पदार्थ के छोटे से छोटे कण को क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। उसी के बाद हमारे एक और दार्शनिक आते हैं, उनका नाम है कात्यायन, कुछ ऐसा नाम है। ठीक है, उन दार्शनिक ने क्या कहा था, जो हमारे कणाद ऋषि हुए, उन्होंने क्या कहा कि अगर हम, उससे पहले कणाद ऋषि ने क्या कहा कि जो अगर हम मैटर है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसके डिवाइड करें, उसके एक छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाएं, मैटर के अगर हम छोटे से छोटे टुकड़े करते चले जाएंगे, मान लीजिए हमारे पास ये मैटर है, अगर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करें, पिछली वीडियो भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो एक स्टेज ऐसे आएगी जिसके और टुकड़े न किए जा सके, और वो सब छोटे से छोटे टुकड़ा हमारा क्या होगा? एटम होगा, परमाणु होगा, उसको हम और छोटा नहीं कर सकेंगे। उसके बाद कात्यायन नाम के एक ऋषि हुए, विशेषज्ञ हुए, उन्होंने कहा था कि जितने भी हम मैटर देख रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी हम मैटर या जितने भी हम पदार्थ देख रहे होते हैं, वो एक ही छोटी से छोटी वस्तु से, एक ही पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और उनका नाम क्या है? एटम। उन्होंने कहा था कि वो कोई भी वस्तु है, चाहे वो मिक्सचर है, चाहे वो कंपाउंड है, ठीक है, उन्होंने इतने डिटेल में नहीं समझाया था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि कोई भी मैटर प्रकृति के अंदर पाया जाता है वो एक ही वस्तु से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि वो एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वो सारे के सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। उन्होंने इतनी बात समझाई थी। उसके बाद इसी समय के दौरान, इसी काल के दौरान जब ये बातें इंडिया के अंदर चल रही थी, तो जो ग्रीक के जो विशेषज्ञ थे, जो ग्रीक के जो फिलोसोफर थे, उनके नाम थे डायमेट्रिक्स, कुछ ऐसा नाम था, और दूसरा था ल्यूसिप्स। इन दो विशेषज्ञों ने भी क्या बात कही? इन्होंने भी यही बात कही, जब मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते चले जाएंगे, मैटर को जितना छोटा करना चाहे उतना छोटा कर लें, लेकिन लास्ट में एक स्टेज आती है, उसके बाद हम मैटर को और छोटा नहीं कर सकते, और उस छोटे से पार्टिकल्स को इन्होंने भी क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। क्लियर है? तो एटम के बारे में आप जान चुके हैं। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। परमाणु वो चीज है जिससे हर चीज मिलकर के बनी होती है। एलिमेंट जो है वो भी किससे मिलकर के बना होता है? हमारा एटम से मिलकर बना होता है। यानी कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो अणु होते हैं हमारे, वो भी किससे मिलकर के बने होते हैं? वो भी परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। तो परमाणु हमारा सबसे छोटा पार्टिकल्स है अभी तक, लेकिन आगे के जो लेक्चर्स होंगे हमारे, हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि परमाणु भी कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। तो जो हमारा एटम है अभी तक, वो क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम एक मकान को बनाना स्टार्ट करें, एक दीवार बनाते हैं, तो दीवार होगी हमारी एलिमेंट, और एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्ट है वो ईंट है, और उस ईंट का नाम क्या रख दिया गया? एटम रख दिया गया। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे समय गुजरता है और 18th सेंचुरी के अंदर, 10th सेंचुरी के अंदर क्या होता है? साइंटिस्टों ने कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस को समझना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट थे जो हमारे, उन्होंने कंपाउंड और एलिमेंट के बीच के अंतर को समझना शुरू कर दिया।
उन्होंने अचानक से उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो गया, उनके अंदर एक रुचि जाग गई कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स के जुड़ने से ही क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तो उन्होंने अचानक से ये सोचना शुरू कर दिया कि जो एलिमेंट्स हैं वो जुड़ते क्यों हैं, वह एलिमेंट्स गेट कंबाइन और दूसरा क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि वह एलिमेंट गेट कंबाइंड, यानी कि तत्व जुड़ते क्यों हैं और हाउ एलिमेंट गेट कंबाइंड, एलिमेंट जुड़ते कैसे हैं, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एलिमेंट गेट कंबाइंड, और जब तत्व जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, जब एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ जाता है तो जुड़ता क्यों है, जुड़ता कैसे है, और जुड़ने के बाद होता क्या है, यानी कि व्हाट हैपन व्हेन एलिमेंट गेट कंबाइंड। ये सभी क्वेश्चन साइंटिस्ट के दिमाग में आना स्टार्ट हो गए थे। व्हाट हैपन व्हेन एलिमेंट गेट कंबाइन। तो क्या हुआ, तब दो साइंटिस्ट सामने निकल के आए, एक थे लवाइसिए एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, इन दो साइंटिस्ट ने क्या कहा, इन्होंने दो फार्मूले दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर, रसायन के जुड़ने के ऊपर इन्होंने दो फार्मूले दिए। उन दो फार्मूलों का नाम था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के हिस्ट्री के अंदर। जो ये दो फार्मूले हैं, सारी के सारी केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है, और इन दो फार्मूलों का नाम है, सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हिंदी में हम इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, और बहुत ही आसान है। अगर इसके टर्म्स को देखें, अगर इसके लाइन को पढ़ते जाएं तो ये नियम बहुत ही हार्ड लगता है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन इससे आसान लाज, इससे आसान नियम कोई है ही नहीं। देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, वुड है। अगर हम इसको आग लगा देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कोयला निकलेगा, एज राख निकलेगी, ठीक है, एनर्जी निकलेगी। सुन में आया? हमें अगर इस चूल्हे के अंदर जलाते हैं तो हमें कोयला और राख मिलती है। हम सोचते हैं कि लकड़ी के जलने से, लकड़ी का जलना एक केमिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है वो? रासायनिक अभिक्रिया है। जब एक लकड़ी जलती है तो उससे कोयला, बुझा हुआ, राख और ऊर्जा, ऊर्जा हमें मिलती है जब लकड़ी जलती है। तो हमें लगता है कि लकड़ी के जो जलने से जो पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं वो लकड़ी के बराबर नहीं है, उनका जो द्रव्यमान है, उनका जो मास है, वो लकड़ी के मास के बराबर नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर हम इन तीनों के मास को ऐड कर दे तो दोनों का मास क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लें, कुछ भी बना लें, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदला जा सकता है। यानी कि हम मान लीजिए अगर एक फैक्ट्री के अंदर कोई भी उत्पाद तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए हम रसोई के अंदर चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने से हमें कोई चाय नया पदार्थ कहीं से इजाद नहीं कर दिया, हमने सिर्फ दूध, पत्ती और पानी को बदला है, न कि हमने कोई नया पदार्थ बनाया है। हमने इन तीनों पदार्थों को मिला करके इनको बदल दिया, न कि कोई नया पदार्थ बनाया है, और न ही हमने कोई पदार्थ खत्म किया है। दूध, पानी और चीनी को हमने खत्म नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, उनको बदला है। तो हम कह सकते हैं कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed
जो हमारा द्रव्यमान होता है, हम किसी भी वस्तु को द्रव्यमान ब्रह्मांड के अंदर नहीं बना सकते अपने हाथ से। हम नया द्रव्यमान, ब्रह्मांड में जितना द्रव्यमान पड़ा है वही है, उससे एक्स्ट्रा हम कहीं से ला नहीं सकते। और जो द्रव्यमान हमारे पास है नहीं हम उसको खत्म कर सकते। हम उसको एक फॉर्म से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जरूर बदल सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते और नहीं बना सकते हैं। यही हमारा जो पहला नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया, लवेसियर और जोसेफ एल प्राउस ने। दूसरा क्या था? दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम का मतलब क्या है कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं, जो हमारे यौगिक होते हैं, वो किससे मिलकर के बने होते हैं? एलिमेंट से। हर एक यौगिक हमने पढ़ा है कि वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से बनता है, लेकिन वो एलिमेंट क्या होंगे? वो इक्वल रेशियो के अंदर होते हैं, वो हमेशा समान प्रोपोर्शन, समान अनुपात के अंदर मिलेंगे। अगर हम एग्जांपल लेके देखें H2O वाटर के अंदर, ठीक है, तो अगर हमारे पास वाटर के को अगर हम इसको तोड़ते हैं तो यहां से हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगी, यानी कि 8:1। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर हम तोड़ते हैं वाटर को, तो हमारे पास 8:1 का अनुपात निकलता है। चाहे वो वाटर हैंडपंप से निकाला गया हो, चाहे हम वो वाटर नदी से लेके आए, कहीं से भी लेके आए, चाहे वो बारिश का जल क्यों ना हो, जल कहीं से भी लेकर के आएंगे तो उसके अंदर हमेशा 8 भाग ऑक्सीजन होगा और 1 भाग हाइड्रोजन होगा। यानी कि अगर कोई भी कंपाउंड आप लेकर के चलेंगे तो उसके जो एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट से वो मिलकर के बना होगा, उसके अंदर वो कंपाउंड हम कहीं से भी लेकर के आए, उसके अंदर एलिमेंट का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा समान रहेगा। जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया के अंदर भी क्या होता है? जो हमारा नाइट्रोजन रहता है वो 14 रहता है और ये 3 रहता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात हमेशा 14:3 का अनुपात रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट से मिलकर के वो बना होगा, तो वो एलिमेंट हमेशा क्या रहेंगे? एक समान अनुपात के अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हैंडपंप के वाटर के अंदर 8:1 है और यहाँ पर जो 7:1 हो जाए या 5:2 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वाटर के हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर के हर एक अणु के अंदर जो एलिमेंट्स की मात्रा होगी, जो एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा, वो हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यही हमारा कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब ये 2 लॉ दे दिए गए तो उसके बाद एक साइंटिस्ट के सामने एक समस्या पैदा हो गई कि हमने इन लॉज को दे तो दिया, लेकिन हम इनको प्रूव कैसे करेंगे? कि हम बात सिर्फ कहने मात्र से नहीं बन जाती। मैंने कह दिया कि भाई अगर कल को दूसरा साइंटिस्ट कह दे कि आपके बात गलत है, कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं, कंपाउंड के अंदर तो डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं, तो उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन क्या कहते हैं, देखिए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम रहा जॉन डाल्टन। वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, वो एक अंग्रेज रसायनिक थे। उन्होंने क्या किया, जब ये 2 लॉज निकल के सामने आए तो उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि लॉज तो ठीक है, लेकिन इनका प्रूफ कहां से लेके आए।
तो उसने एक पीछे दिमाग लगाया कि पीछे जो हमारे रासायनिक थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या बात कही थी। उन्होंने कहा था इफ वी ब्रेक डाउन ए मैटर into smaller and smaller pieces at a stage we found a smallest particle which known as एटम। अभी तक ये क्या थी, एक मात्र धारणा थी कि जब मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, प्राचीन समय में सिर्फ यह क्या थी, एक धारणा थी कि जब एक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो अंत में एक छोटा टुकड़ा बचता है और उसको नाम दिया गया था एटम। लेकिन इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं था। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा, इट इज राइट, ये सही है। उसने कहा ये सत्य है कि जब एक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो लास्ट में जो छोटा टुकड़ा बचता है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। और एवरीथिंग, हर कोई जो ब्रह्मांड के अंदर है, चाहे वो मिक्सचर है, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो हमारा कंपाउंड है, हर एक चीज किस चीज से मिलकर के बनी है, एटम से मिलकर के बनी है। ये बात किसने कही, जॉन डाल्टन ने कही। जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कुछ भी है, चाहे वो एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, एवरीथिंग, वो हर चीज एटम से मिलकर के बनी होती है। लेकिन जॉन डाल्टन ने जो सब कहा था वो सब किसके बेसिस पे क्या कहा था, जॉन डाल्टन सेज ऑल दिस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जॉन डाल्टन सेज ऑल दिस, जॉन डाल्टन ने सब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रसायनों के संयोजन के, रसायन संयोजन, केमिकल कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलेंगे रसायन संयोजन। जॉन डाल्टन ने सारा कुछ रसायन संयोजन के दम पर कहा था। उसने स्टडी किया था कि कंपाउंड के अंदर, मिक्सचर के अंदर, एलिमेंट के अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हर एक चीज के अंदर क्या है, एटम है। आखिर के अंदर अगर उसकी स्टडी की जाए तो वो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, एटम मिल रहा है। उसने कुछ एक बातें बताई थी, उसने एक थ्योरी दी जिसका नाम रहा जॉन डाल्टन थ्योरी। उस थ्योरी के कुछ स्टेप्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं इसके फैक्ट्स। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि जॉन डाल्टन थ्योरी क्या थी। इन्होंने सबसे पहले कहा था एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ smallest teeny particle every matter is made up of teeny particle named as atom and they take place in every chemical reaction, इन्होंने कहा था कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसका नाम एटम है, जिसका नाम परमाणु है। और अगर वो मैटर, मान लीजिए हमारे पास H2O है, पानी है, ये पानी किसी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है किसी चीज के साथ, तो क्या होगा, इसके जो एटम होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो दोनों भी क्या करेंगे, इस रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे। मान लीजिए अगर
किसी एक देश की दूसरे देश के साथ लड़ाई हो जाती है तो उस देश की सेनाएं भी हिस्सा लेती है, न कि वो देश लड़ता है जाकर के। तो उस देश के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसकी पब्लिक, उसकी जनता जो होती है, वो हर एक उस लड़ाई के अंदर अपना कंट्रीब्यूट देता है। तो वही बात है, जब एक मैटर की किसी दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन होगी तो उसके एटम्स क्या करेंगे, उसके अंदर भाग लेते हैं। उसके बाद है जो एटम्स होते हैं हमारे, एवरी एलिमेंट हैव आइडेंटिकल एवरी एटम, हर एक परमाणु, ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, कोई भी परमाणु उठा लीजिए, किसी भी एलिमेंट का, मान लीजिए लोहे का या ऑक्सीजन का, वो क्या होते हैं, एवरी एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के अणु है, ये दूसरी ऑक्सीजन है, इसके जो ऑक्सीजन के अणु है, तो ये अणु होंगे या ये अणु होंगे, या फिर इसकी और इसका जो कंपैरिजन किया जाएगा, अगर इन दोनों एटम को अलग अलग देखा जाए तो इनका जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और इनके जो रासायनिक गुण होंगे, यानी कि अगर किसी के साथ ये एटम रिएक्शन करेगा तो ये भी करेगा, अगर किसी के साथ ये एटम रिएक्शन नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं करेगा। यानी कि एक तत्व के अगर एलिमेंट है, मान लीजिए अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, तो उस परिवार के सदस्य हैं तो उनका कहने का मतलब कि उन सदस्यों का भार भी एक जैसा होगा। इसने कहा कि एक तत्व के एलिमेंट का भार भी क्या होगा, एक जैसा होगा, और उनके रासायनिक गुण भी एक जैसे होंगे। अगर एक परिवार का एक सदस्य किसी दूसरे देश में नहीं जा रहा तो दूसरा सदस्य भी नहीं जाएगा, अगर एक जा रहा है तो दूसरा भी जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, दूसरा है उसके बाद, एवरी एटम ऑफ different element have different mass and chemical property। कहने का मतलब क्या है कि किसी एक तत्व का, मान लीजिए ऑक्सीजन का अणु है और हाइड्रोजन का अणु है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो अणु होगा, ऑक्सीजन का जो एटम होगा, जो परमाणु होगा, वो हाइड्रोजन के परमाणु से भार भी क्या होगा, उसका जो मास होगा वो भी डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु का जो मास होगा, जो भार होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ये बराबर नहीं होंगे। दूसरा, जो केमिकल एक्टिविटी होगी, जो केमिकल गुण होंगे, वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किसी के साथ हो सकता है ये रिएक्शन कर जाए और ये ना करें, हो सकता है ये रिएक्शन कर ले और ये ना करें। उसके बाद जॉन डाल्टन ने कहा था, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जो हमारे परमाणु होते हैं उनको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही खत्म किया जा सकता है। यानी कि किसी ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, आयरन के, कैल्शियम के, पोटासियम के, किसी के भी एलिमेंट्स के परमाणु को अगर हम उठा के देख लें तो न तो हम किसी ऑक्सीजन के नए परमाणु बना सकते हैं, अगर हम ऑक्सीजन के नए परमाणु बना सकते तो हमारे आसपास इतना पर्यावरण नहीं होता, हम ताज़ा ऑक्सीजन बना लेते, हम ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां लगा देते,
ऑक्सीजन की जगह जगह मशीनें लगाते थे अगर नई ऑक्सीजन बनाई जा सकती। अगर किसी एटम को अगर हम खत्म कर सकते तो हमारे आसपास जो हानिकारक गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और आर्गन है, जिनोन है, जितनी जहरीली गैसेज हैं उनको हम खत्म कर देते हैं इनके एटम को। तो ऐसा नहीं है कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम एटम को पैदा कर सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं। उसके बाद एटम हैव ए आइडेंटिकल नंबर इन ए गिवन कंपाउंड। इसने कहा कि कोई भी कंपाउंड उठा करके देख लीजिएगा, वही एग्जांपल है कि इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन वाला है कि कोई भी कंपाउंड उठा लीजिए, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो एक सोडियम क्लोराइड में लेके आया ए के पास से और एक सोडियम क्लोराइड में लेके आया बी व्यक्ति के पास से, तो दोनों सोडियम क्लोराइड क्या है, अलग अलग है। तो जैसे ही मैं इनको डिकम्पोज करूंगा तो इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड का जो रेशियो होगा, यानी कि यहाँ भी उतना ही सोडियम मिलेगा जितना यहाँ होगा, उतना ही क्लोरीन यहाँ मिलेगा जितना यहाँ मिलेगा। यानी कि अगर आप कंपाउंड कहीं से भी उठा करके लेके आओ, जो जिस एलिमेंट से मिलकर वो बना है उस एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। आशा है कि आप सभी को ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे की थ्योरीज या आगे के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आप सभी से हमने पिछले वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे थे, उसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया। मैं उन क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ कि टिंडल प्रभाव क्या है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, उसके बारे में समझाया था। और दूसरा क्वेश्चन था वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को सुखाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से वीडियो के लास्ट तक कोई वीडियो नहीं देख पा रहा, किसी ने क्वेश्चन को नहीं देखा, इसी वजह से इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं दिए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें। अगर आप वीडियो को एक बार देख करके इसको छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है यूट्यूब है जो वो समझ रहा है कि इसकी वीडियो का कॉन्टेंट इतना अच्छा नहीं है, तो यूट्यूब के पेज पर हमारे चैनल की रैंकिंग गिर जाती है, जिस वजह से हमारे वीडियो और जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को ऊपर क्लिक करें तो उसको कम से कम आधे समय तक जरूर देखें, जिससे कि वीडियो की रैंकिंग में फर्क ना पड़े। ठीक है, आशा कि आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।